हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कक्षा 12 की हिंदी की पुस्तक से ली गई पतंग कविता के कवि हैं आलोक धनवा, जो बाल मनोविज्ञान से प्रेरित कवि माने जाते हैं। दोस्तों, इस कविता के बहाने से कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं और बालकों की उमंग का सुंदर चित्रण किया है। कवि ने बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों को इस कविता के द्वारा बड़े ही सहज भाव से व्यक्त किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है जो आसमान में उड़ता है और जिसे बालमन छूना चाहता है। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसे पतंग उड़ाना या उड़ती हुई पतंग देखना ना पसंद हो। पतंग को उड़ते हुए देखकर बच्चे इतने खुश हो जाते हैं, इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं और इतनी अच्छी अच्छी क्रीड़ाएं वो करने लगते हैं कि जिससे सबका मन मोह जाता है। अपनी इस कविता के द्वारा, पतंग कविता के द्वारा अशोक धनवा जी ने उन्हीं उमंगों का और बच्चों की जो कौतूहल, बच्चों को देख के, बच्चे पतंग को देखकर जो कौतूहल दिखाते हैं, उन सब का वर्णन किया है। तो चलिए दोस्तों, आज के अध्याय में हम जानते हैं अशोक धनवा द्वारा रचित पतंग कविता की व्याख्या। तो पहले मैं इसके पहले काव्यांश को पढ़ती हूँ, फिर उसके हम प्रसंग जानेंगे, साथ में हम इसका भावार्थ समझेंगे और अंत में हम इसका विशेष भी जानेंगे। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। दोस्तों, इस काव्यांश में कवि बता रहे हैं कि किस प्रकार बच्चे पतंग को देखकर खुश होते हैं और पतंग आकाश में, दुनिया का सबसे पतला कागज है एक तरह से, पतंग का जो कागज होता है वो उड़ेगी और बच्चे उसको उड़ते हुए देखकर सीटियां बजाएंगे, किलकारियां भरेंगे और कितना खुश होंगे। इन सब की कवि ने इस काव्यांश में चर्चा की है। जो अभी हमने काव्यांश पढ़ा, यह हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि आलोक धनवा द्वारा रचित पतंग नामक कविता से लिया गया है और इसमें कवि ने प्राकृतिक परिवर्तन के साथ साथ बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का एक मनोहारी चित्रण किया है। कैसे चित्रण किया है वो हम जानेंगे व्याख्या में। इसमें कवि कह रहे हैं कि प्रकृति में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, तन मन को भिगो देने वाली तेज बौछारें समाप्त हो गई हैं, बारिश का मौसम चला गया है और अब भादो मास का अंधकार भी नहीं रहा और खरगोश की आंखों के समान और चमक से युक्त सवेरा हो गया है। सवेरे की तुलना कितनी सुंदर तरीके से कवि ने की है कि खरगोश की आंखें जैसे चमकीली होती हैं, उसी तरह चमकीला सवेरा हो गया है। दूसरी ओर उजाला भी अनेक झाड़ियों और बौछारों को पार करके आ गया है। शरद एक नया उजाला लेकर पदार्पण कर चुका है, यानी कि शरद ऋतु अब आ चुकी है और बच्चों की पतंगे अब निकल जाएंगी। अब इसमें कवि शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि शरद अपनी नई चमकदार साइकिल को तेजी से चलाते हुए तथा जोर जोर से उसकी घंटी बजाकर पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को सुंदर संकेतों के माध्यम से बुला रही हैं। यानी कि शरद ऋतु आ रही है तो अब बच्चे घर से निकलेंगे अपनी पतंगे लेकर और फिर वो पतंगे उड़ाएंगे। यानी कि कहने का भाव है कि जैसे ही शरद ऋतु आती है तो नन्हे नन्हे बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों में पतंगे लेकर दौड़ पड़ते हैं और ऐसा लगता है कि मानो शरद ऋतु बच्चों को उनकी मनोहारी क्रीड़ाएं करने के लिए आमंत्रित कर रही है। उसने अपने चमकदार संकेतों और मधुर ध्वनियों से आकाश को भी इतना कोमल बना दिया है, यानी कि अब आकाश इतना सुंदर बन गया है कि बच्चों की पतंग उसमें आसानी से उड़ सके। उस असीम आकाश में ऊपर बच्चों की पतंग अब आसानी से उठ सकेगी। कवि कल्पना करते हुए कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे हल्की, कोमल और रंग बिरंगी वस्तु उड़ सके। संसार के पहले पतले कागज के साथ
बांस की सबसे पतली कमानी भी इसके साथ उड़ सके। पतंग के बीच में लगी हुई होती है पतली सी कमानी लकड़ी की, और इनको उड़ता हुआ देखकर तितलियों रूपी कोमल एवं सुंदर बच्चों की सीटियां और किलकारियां शुरू हो सके। बच्चों को कवि ने एकदम तितलियों की तरह नाजुक और कोमल बताया है। पतंगों के उड़ने के साथ ही शुरू होती हैं बच्चों की इच्छाएं भी। उनके साथ साथ पतंगों के साथ ऐसा लगता है मानो उनकी इच्छाएं भी उड़ रही हैं, वो खुश हो रहे हैं। बच्चों के समूह आकाश में उड़ती पतंगों को देखकर प्रफुल्लित होते हैं और फिर सीटियां बजाते हैं, किलकारियां मारने लगते हैं, और इस मोहक दृश्य को देखकर कवि के मन में अनेक भावनाएं जन्म लेने लगती हैं, और जिसे उन्होंने अपने कविता के द्वारा शब्दों में ढाला है। चलिए दोस्तों, अब इस काव्यांश में कवि विशेष रूप में कवि ने यहाँ पे द्विलिंगी शैली में शरद ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन है। शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। उपमा, अनुप्रास, श्लेष, पुनरुक्ति, अलंकार का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। बोली में सहज अभिव्यक्ति है। लक्षणा शक्ति का प्रयोग है। दोस्तों, अब हम इसका दूसरा काव्यांश पढ़ते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। बच्चों के बारे में बोला जा रहा है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, क्योंकि बच्चे एक जगह नहीं टिक पाते कभी भी। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बनाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। दोस्तों, बच्चों का तो काम ही है भागना, दौड़ना। तो कवि बता रहे हैं कि किस तरह से बच्चे दौड़ रहे हैं शरद ऋतु के आगमन पे। कैसे? दोस्तों, इसका जो प्रसंग है वो हमने अभी पहले जो काव्यांश के साथ पढ़ा वही लिखना है, और विशेष में भी आप वही सब लिख सकते हैं। व्याख्या जानते हैं। कवि ने बालक मन की चेष्टाओं का मनोहारी चित्रण इस काव्यांश में किया है कि बालक जन्म से ही अत्यंत नाजुक और कोमल होते हैं, और अपने जन्म के साथ ही वे कोमलता का भाव लेकर आते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है कितना नाजुक, ऐसा लगता है कि कैसे रुई का एकदम रुई पकड़ लियो, इतना कोमल होता है। बच्चों की कोमलता को स्पर्श करने के लिए पृथ्वी भी ललायित रहती है। जब बच्चे फिर मकान की छतों को अपने कोमल पांवों से कोमल बनाते हुए, ऐसा लग रहा है कि बच्चे दौड़ रहे हैं तो उनकी छतें भी कोमल बन रही हैं, और वे बेसुध होकर दौड़ते हैं तो पृथ्वी भी उनके बेचैन पांवों के पास उनका स्पर्श करने हेतु घूमती हुई आती है। कितना सुंदर चित्रण किया है कवि ने। और बच्चे अपनी किलकारियों के द्वारा सभी दिशाओं को नगाड़ों की तरह बजाते हुए प्रतीत होते हैं। बच्चों की किलकारियां ऐसा लगता है जैसे जगह जगह नगाड़े बज रहे हैं। इतनी सुंदर लगती हैं, इतनी सुनने में बड़ी ही दिलकश लगती हैं। वे प्रायः वृक्ष की शाखा की भांति कोमल लचीले वेग के साथ इधर उधर डोलते हुए अपनी मस्ती में डूबकर झूला झूलते हुए से दौड़े आते हैं। जैसे पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं वे घूमती रहती हैं, शाखाएं इधर उधर, ऐसा लगता है कि वो झूला झूल रही हैं। तो बच्चे भी जब भागते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी पेड़ की शाखा झूला झूल रही हो। इतने नाजुक और कोमल बच्चे दौड़े हुए आते हैं शरद ऋतु के आते ही। चलिए दोस्तों, अब हम तीसरा काव्यांश पढ़ते हैं। छतों के किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। दोस्तों, बच्चे जब पतंग उड़ाने के लिए छतों पर जाते हैं तो वो अंधाधुंध भागते हैं। कई बार वो उसमें गिर भी जाते हैं, और फिर वो जब उसमें गिरने से बच जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो उसके बाद वो फिर भागने लगते हैं। उनको कोई डर नहीं लगता, बल्कि उनके अंदर तो और जिज्ञासा आ जाती है। उन्हें लगता है और साहस आ जाता है कि हम तो अब पतंग उड़ाने के लिए भागेंगे। यही सब कवि इस काव्यांश के द्वारा हमें कह रहे हैं। कवि कोमल बच्चों के क्रियाकलापों का चित्रण करते हुए इस काव्यांश में कह रहे हैं कि जब बच्चे अपनी पतंगों को उड़ाने के लिए मकान की छतों के खतरनाक किनारों पर दौड़ते हैं तो उन्हें वहाँ अन्य कोई बचाने नहीं आता, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे उनके जो रोमांचित शरीर का संगीत है। बच्चों तो रोमांच से भर जाते हैं जब कोई खेल करते हैं, तो वो जो रोमांचित शरीर का एक तरह से संगीत है वही उनकी रक्षा करता है, उन्हें गिरने से बचाता है। यानी कि कवि का आशय है कि कोमल बच्चे अपने इसी रोमांच के सहारे खतरनाक स्थानों को भी पार कर अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं।
जो पतंग मात्र एक धागे के सहारे असीम आकाश में उड़ रही होती है तो वह भी अपनी डोलती ऊंचाइयों से कोमल बच्चों को सहारा प्रदान करती है। यानी कि पतली सी डोरी से एक पतंग उड़ रही है तो कवि कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि वह डोरी, वह पतंग भी बच्चों को गिरने से बचा रही है। और ये कोमल बच्चे असीम आकाश में उड़ने वाली पतंगों के साथ साथ अपने सुराखों के सहारे स्वयं भी उड़ रहे हैं। बाल मन भी ऊंचाइयों को छू रही पतंगों के साथ आकाश में उड़ना चाहता है, उनकी हदों को पार करना चाहता है। वैसे भी इन कोमल बच्चों का कोमल मन इन्हीं पतंगों के साथ आकाश में उड़ रहा होता है। अंतिम काव्यांश। अगर वे कभी गिरते हैं छत के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के समान आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। दोस्तों कवि कह रहे हैं कि अगर बच्चे अपनी पतंगों को उड़ाते हुए कभी उन छतों के खतरनाक किनारों से गिर भी जाते हैं तो और बच जाते हैं तो उनमें और भी साहस आ जाता है और निडर हो जाते हैं वो, और इन खतरनाक किनारों से बचने के बाद वे अपनी निडरता के साथ सुनहरे सूर्य के समान आते हैं। अर्थात बच्चे निडरता एवं साहस के साथ सूर्य के उदय होते ही अपनी पतंग उड़ाने हेतु दौड़ पड़ते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता गिरे हैं, कुछ हुआ है, नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बच जाएंगे। और कौन बचाता है उनको? उनके शरीर का रोमांचित संगीत। कोमल बच्चों की बाल चेष्टाओं, निडरता और साहस को देखकर पृथ्वी भी उनके बेचैन पैरों के पास और भी तेज गति से घूमने लगती है। तो कवि ने कितना सुंदर चित्रण किया है बच्चों की क्रीड़ाओं का, उनकी बाल सुलभ इच्छाओं का। पतंग को देखकर वो कैसे बावरे से हो जाते हैं और किस प्रकार हर अपनी दुविधा को पार करते हुए, चाहे वो गिर रहे हैं या कुछ भी उनके चोट लग रही है, लेकिन उन्हें उन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो तो अगले दिन फिर से पतंग उड़ाने के लिए निकल जाते हैं। और इस तरह से भागते हैं कि पृथ्वी भी ऐसा लगता है कि बेचैन होकर उनके पैरों को चूमने के लिए आती है। बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया कवि ने बच्चों के बाल सुलभ चेष्टाओं का अपनी इस पतंग कविता में। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर दोस्तों हम आगे के अध्याय में इसी प्रकार समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।